अगर तुम्हें अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट बनना है तो अपना मेल टच छोड़ना होगा। फिल्म डॉक्टर जी में आयुष्मान की सीनियर डॉक्टर जब उसे कॉलेज की शुरुआत में ऐसा कहती है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक पुरुष कैसे अपना मेल टच छोड़ सकता है। लेकिन जब फिल्म के आखिर में उसको मेल टच का सही मतलब समझ आता है तो वह अपने साथ तमाम दूसरे मर्दों को भी मेल टच छोड़ने का सबक सिखा जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर जी एक टिपिकल आयुष्मान खुराना की फिल्म है। एक छोटे शहर का लड़का जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जो सोसाइटी के लिए अलग है। धीरे धीरे दोस्तों और परिवारों की मदद से उसे समझ आता है कि लोग क्या सोचेंगे से कई ज्यादा है जिंदगी। तो एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है भोपाल शहर से। फिल्म की कहानी के मुताबिक डॉक्टर उदय गुप्ता भोपाल से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। वह अपनी मां लक्ष्मी देवी के साथ रहता है, जबकि उसके पिता उसके पैदा होने से पहले ही गुजर चुके हैं। और उदय का बचपन से ही सपना रहा है अपने भाई की तरह एक आर्थोपेडिक डॉक्टर बनने का, लेकिन रैंक कमाने के चलते गायनेकोलॉजी ब्रांच लेनी पड़ रही है। अब उदय ये बात अपने दोस्त को बताता है जो कि उन्हीं के घर में रहता है। उदय उसे बताता है कि उसे ऑर्थो में सीट नहीं मिली है बल्कि गायनो में मिली है और उसे किसी भी हालत में ऑर्थो में सीट चाहिए ही है। साथ ही उदय को यहाँ पर एक कॉमन फ्रेंड के बारे में पता चलता है जिसे कि ऑर्थो की सीट मिली है, जबकि वो एक लड़की है। इसलिए उदय तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऑर्थो मिला है और मुझे गायनो, इसलिए हमें हमारी सीट बदल लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि वो दरअसल ऑर्थो ही करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर उदय उसे समझाता है गायनेकोलॉजिस्ट लड़कियों का सब्जेक्ट होता है, इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए। लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि मेरा बचपन का सपना है ऑर्थो बनने का, तो मैं ऑर्थो ही करूंगी। लेकिन यहाँ पर वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, इसलिए यहाँ पर उदय का उससे झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ से निकलने के बाद उदय अपने कजिन भाई अशोक के पास जाता है जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है और उदय उन्हीं की तरह बनना चाहता है। यहाँ पर अशोक उसे समझाता है कि जब तक तुम्हारा ऑर्थो में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम्हें गायनो कर लेना चाहिए, वरना तुम्हारा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। 1 साल मेहनत करो और दोबारा एग्जाम फेस करो, शायद तुम्हें अगली बार ऑर्थो मिल जाए, लेकिन तब तक तुम्हें गायनो कर लेना चाहिए। साथ ही उदय को यहाँ पर अपने कजिन भाई अशोक की एक गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चलता है जो कि नाबालिग है। उसका नाम काव्या है, जबकि अशोक एक शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। आगे हम देखते हैं ऋचा नाम की लड़की को जो कि उदय की गर्लफ्रेंड हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक जोरदार झगड़ा होता है और उनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है। ऋचा उससे कहती है कि तुम्हें लड़कियों को समझना नहीं आता, लड़कियां क्या कह रही है तुम समझना ही नहीं चाहते। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उदय को गायनो में एडमिशन लेना ही पड़ता है, जो कि 10 दिन लेट हो चुका था। वहाँ की डीन उसे काफी चिल्लाती भी है क्योंकि वो 10 दिन लेट था। जैसे ही वो क्लास में एंटर होता है तो वो देखता है कि क्लास में सारी लड़कियां ही हैं। वो एक लौता लड़का है जिसने कि गायनो में एडमिशन लिया है। इसी वजह से उदय को काफी शर्मिंदगी महसूस भी होती है क्योंकि वो वहाँ पर अकेला था। और ऐसी परिस्थिति में जब उदय को लड़कियां समझ में ही नहीं आती हैं और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है सीनियर डॉक्टर फातिमा से। अब क्योंकि उदय गायनो में अकेला था इसलिए सारी लड़कियां मिलकर उसे बुली करने लगती है और खूब परेशान करती है। वो लोग उदय के साथ अजीब तरह की रैगिंग करने लगती है। तो उदय ने गायनो में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता है। उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि गायनो में क्या होता है। उसे तो बस यहाँ पर किसी तरह 1 साल रहकर पीजी की तैयारी करके ऑर्थो में जाना है। लेकिन यहाँ पर नंदिनी श्रीवास्तव उसे बार बार पूछती है कि आखिर उसने गायनो क्यों लिया। लेकिन उदय के पास यहाँ पर कुछ भी कहने को ना था। फिर भी उदय गायनो में पढ़ाई जारी रखता है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसे कुछ भी नहीं आता है। इसलिए नंदिनी श्रीवास्तव जो कि वहाँ की डीन होती है वो उसे बार बार चिल्लाती है और हमेशा ये बात जरूर कहती है कि उसने गायनो में एडमिशन क्यों लिया। उदय काफी कोशिश करता है लेकिन वो अपने मेल टच को नहीं भूल पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो किसी स्त्री के अंग को कैसे छुए और जब वो उन्हें छुएगा तो उन्हें कैसे लगेगा। यही बात वो नंदिनी श्रीवास्तव से कहता है कि कोई भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें गायनो के लिए लेडीज डॉक्टर की ही जरूरत पड़ती है। तब नंदिनी श्रीवास्तव उसे अच्छे से समझाती है कि डॉक्टर होता है और तुम्हें अपना मेल टच लूज करना होगा और अपने अंदर डॉक्टर टच लाना होगा। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम ये सीट छोड़ो, क्योंकि अगर तुमने ये सीट छोड़ी तो अगले 3 साल तक ये सीट खाली ही रहेगी और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है, बेशक बनाओ, लेकिन 3 साल के बाद। लेकिन तब तक तुम्हें फुल डेडिकेशन के साथ यहीं पर काम करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उदय की माँ सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगी थी। उन्हें पिक्चर क्लिक करवाने का शौक चढ़ चुका था। टिंडर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके अकाउंट बन चुके थे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उदय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो हमेशा अपनी माँ को इन बातों के लिए हमेशा टोकता रहता है। अब एक दिन हॉस्पिटल में 2 महिलाएं प्रेग्नेंट थी। दोनों ही अपने अपने बेड पर थी और दोनों आमने सामने थी। और जैसे ही उदय वार्ड में एंटर होता है तो वो महिलाएं जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो इसलिए ताकि डॉक्टर उनका पहले इलाज करे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर एक नर्स आती है
और वो उनसे कहती है कि ये कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ पर सीख रहा है। अब कुछ दिनों और बीतते हैं और उदय अब गायनों के कुछ काम करने लगा था, लेकिन अभी भी वो प्रोफेशनल रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो कुछ दिनों के बाद एक महिला उसके पास चेकअप के लिए आती है और उसका पति बाहर रहता है और उदय उस महिला का चेकअप करने के लिए जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है तो वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और ये बात सुनने के बाद उसका पति तुरंत ही अंदर आता है और वो उदय को बुरी तरह से मारने लगता है। तो इस बात की कंप्लेंट जाती है नंदिनी श्रीवास्तव के पास और ये बात सुनने के बाद नंदिनी उसे बहुत चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि ये रूल के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर उदय उससे कहता है कि आपने ही कहा था मेल टच भूलने को, तो वो वही कर रहा था। लेकिन यहाँ पर नंदिनी उसे समझाती है, तुमने जो किया वो गलत नहीं है, गलत ये था कि तुम्हारे साथ एक फीमेल डॉक्टर या फिर एक फीमेल नर्स होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ये काम अकेले करने की सोची, इसलिए ये काम गलत है। वो लोग तुम पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रहे कि आगे से ऐसी कोई भी गलती ना हो। अब आगे हम देखते हैं कि उदय फातिमा से मिलता है। फातिमा यहाँ पर उदय को काफी अच्छी अच्छी बातें बताती है। उदय उससे कहता है कि गायनो लड़कियों के लिए बना है और औरतों मर्दों के लिए। तो फातिमा उससे कहती है कि तुम्हें ये किसने कहती। तो उदय उससे कहता है कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां बैडमिंटन, उसी तरह से गायनो लड़कियां लेती है और औरतों लड़के। तो फातिमा उसे समझाती है कि अगर उस वक्त पर तुम अगर लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेल लिए होते तो शायद आज तुम ये सवाल नहीं करते। जिसके बाद फातिमा और उदय मिलकर साथ में काम करते हैं और उदय धीरे धीरे करके गायनों के सारे काम सीखने लगता है। दोनों काफी सारा टाइम स्पेंड भी करते हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। अब उदय लड़कियों को समझने लगा था, उसे समझ आने लगा था कि लड़कियां कैसी रहती है। जिसके बाद जब वो अपने ग्रुप के साथ बैठा हुआ था तो वो उनसे अपनी सारी फीलिंग शेयर करता है। वो उन्हें कहता है कि वो लड़कियों को कभी समझ ही नहीं पाया। वो कहता है कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी जो हमेशा उससे कहा करती थी कि उसे लड़कियां समझ में नहीं आती, और शायद वो हमेशा सही कहा करती थी। अब फातिमा और उदय के बीच में नजदीकियां बढ़ चुकी थी और उनके बीच में एक किस भी होती है। अब कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट महिला आती है जो कि काफी सीरियस कंडीशन में थी और उसे बच्चा होने ही वाला था, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौजूद ना होने के कारण ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उदय को उठानी पड़ती है और फर्स्ट पर ही उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है। डिलीवरी एकदम सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन ये बात जब नंदिनी को पता चलती है तो नंदिनी उदय को खूब चिल्लाती है, क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता तो हॉस्पिटल की बदनामी होती और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती थी। अब फातिमा और उदय साथ में तो रहने लगे थे और उदय को फातिमा के लिए फीलिंग्स भी आ चुकी थी, जबकि उदय को बहुत अच्छे से मालूम है कि फातिमा की मंगनी हो चुकी है आरिफ नाम के एक बंदे से। इसके बावजूद वो फातिमा को पसंद करने लगा था और उदय को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद फातिमा भी उसे पसंद करती है, जबकि फातिमा उसे सिर्फ फ्रेंड मानती है। और उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो एक फ्रेंड के तौर पर ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और फातिमा यहाँ से चली जाती है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है और उदय का कजिन भाई अशोक उसे बताता है कि काव्या जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और 2 महीने हो चुके हैं और उसने अब जाके मुझे ये सब कुछ बताया है। तो कुछ भी हो जाए ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए और उसका अबॉर्शन करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो भी उस हालत में जब काव्या 18 साल की भी नहीं है। अब अशोक किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो उदय की हेल्प लेता है और काव्या का अबॉर्शन करवाने में उसकी मदद मांगता है। तो उदय काव्या को अपने हॉस्पिटल ले जाता है और उसका अबॉर्शन करवाने के बारे में सोचता है। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि वो अभी तक 18 साल की नहीं हुई है। तो उदय काव्या को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर चेकअप के दौरान ये तो पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। और जब फातिमा काव्या को पूरी तरह से चेक करती है तो यहाँ पर फातिमा उदय को बताती है कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और अगर अबॉर्शन करने की कोशिश की तो शायद उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए उसे इस बारे में नंदिनी मैडम से बात करनी चाहिए। तो उदय फातिमा की बात मान जाता है और तुरंत ही नंदिनी मैडम से बात करने के लिए जाता है। नंदिनी मैडम को वो सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और जब नंदिनी मैडम उसकी फाइल पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसका अबॉर्शन करवाने में सचमुच ही उसकी जान का खतरा है। इसलिए वो सबसे पहले कहती है कि सबसे पहले काव्या के घर वालों को इस बारे में पता होनी चाहिए। माना कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन उसके घर वालों को जरूर पता होनी चाहिए। तो नंदिनी मैडम तो नहीं मान रही थी, इसलिए अशोक के कहने पर उदय उसे अपने घर ले जा लेता है। तो उदय काव्या को कुछ दिन अपने घर रखता है, जिसके बाद अशोक काव्या को अपने साथ ले जा लेता है। तो अब काव्या तो जा चुकी थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद काव्या का फोन उदय के पास आता है और वो उसे बताती है कि ये लोग उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करवाना चाह रहे हैं। तो उदय तुरंत ही काव्या से उस जगह का एड्रेस लेता है जहाँ पर उसका अबॉर्शन कराया जा रहा है। तब उदय तुरंत ही अपनी माँ को लेकर उस जगह पर पहुंचता है, जहाँ पर काव्या उसे बताती है कि लोगों ने मुझे एक इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और जब उदय को उस इंजेक्शन के बारे में पता चलता है तो वो काव्या को लेकर तुरंत ही अपने हॉस्पिटल पहुंचता है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो अशोक भी पीछे पीछे आ जाता है और वो उदय को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है
वो उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। जिस क्लिनिक से काव्या को उसने लेकर आया है वो लोग उस पर किडनैपिंग का चार्ज लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर उदय उससे कहता है कि जिस लड़की के साथ तुमने ये सब किया है ना, वो लोग तुम पर रेप का चार्ज लगाएंगे। तो अब काव्या का इलाज चालू हो जाता है और कुछ ही देर के बाद इलाज खत्म होता है, जहाँ पर काव्या बिल्कुल सेफ थी। लेकिन जब नंदिनी मैडम यहाँ पर आती है तो वो यहाँ पर उदय के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ लास्ट 15 मिनट है इस हॉस्पिटल में, तुम्हें जो करना है वो कर लो, इसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। लेकिन जब नंदिनी मैडम को ये बात पता चलती है कि अगर उदय नहीं होता तो काव्या की जान नहीं बच पाती, तो उनकी आंखें खुल जाती है। साथ में यहाँ पर उदय नंदिनी मैडम से कहता है कि आप हमेशा कहा करती थी कि मैं अपने मेल टच को छोड़ दूं, और आज वो हो गया। आई लॉस्ट माई मेल टच। तो उदय को अब रस्टिकेट किया जाना था। उसके ऊपर कमेटी भी बैठती है, लेकिन उसे रस्टिकेट नहीं किया जाता, क्योंकि जो कुछ उसने किया वो बिल्कुल सही किया। साथ ही नंदिनी मैडम सबको बताती है कि अब उदय उसी के डिपार्टमेंट में काम करेगा। यहाँ दूसरी तरफ उदय और फातिमा के बीच में अभी अब सारी नाराजगी दूर हो चुकी थी। उदय को फातिमा को समझने में भूल हो गई थी कि शायद वो भी उसे पसंद करने लगी है, जबकि फातिमा उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानती। तो अब दोनों ही अच्छे से दोस्त की तरह रहने लगे थे। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट के तौर पर ये फिल्म जबरदस्त है। ये फिल्म भले ही मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द गुथी गई है, लेकिन ये कहानी महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच और कई कामों को, प्रोफेशन को औरत मर्द में बांटने के सामाजिक सिस्टम पर बात करती है। सबसे पहले फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो तारीफ करना चाहता हूँ निर्देशक की कुर्सी पर बैठी अनुभूति कश्यप की, जिन्होंने इस बोल्ड मेडिकल कॉमेडी ड्रामा को पर्दे पर लाने की कोशिश की है। दरअसल ये फिल्म भले ही मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द गुथी गई है, जिसमें हीरो मर्दों वाले औरतों में ही एडमिशन चाहता है, औरतों वाले गायनेकोलॉजी में नहीं, लेकिन ये कहानी महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच और कई कामों और प्रोफेशन को मर्द औरत में बांटने की कोशिश को बयां करती है। एक सीन में फिल्म के हीरो से पूछा जाता है उसे गायनेक लेने में क्या दिक्कत है, तो वो कहता है मैंने अपने मोहल्ले में लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है और लड़कियों को बैडमिंटन, अब मैं बैडमिंटन कैसे खेल सकता हूँ यार। बस ऐसे ही समाज में बहुत कुछ औरतों के लिए और मर्दों के लिए बांट रखा है। और आयुष्मान खुराना इस फिल्म में भी अपने किरदार में खूब जचे हैं। साथ ही सालों से रोमांस के नाम पर एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते वाली सोच को परोसने वाले सिनेमा में पहली बार दिखाया गया है कि जैसे दो लड़के दोस्त हो सकते हैं, लड़कियां दोस्त हो सकती है, वैसे ही एक लड़का और लड़की भी महज दोस्त हो सकते हैं। प्यार का बचनामा समेत कई फिल्मों में सत्य स्थापित करने की कोशिश की गई कि एक लड़की की लड़के से दोस्ती उसके दूर बैठे बॉयफ्रेंड से पूरी नहीं होने वाली जरूरतें पूरी करने के लिए होती है। पर यह फिल्म आपको सालों पुराने इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने की कोशिश करती है। पर इस बेहद जरूरी और अहम कॉन्सेप्ट वाली इस फिल्म में खामी यह है कि अपनी ये दोनों बातें करने में ये काफी धीमी हो जाती है, खासकर ये दूसरा वाला मामला। और फिल्म के पहले ही सीन में आपको अंदाजा लग जाता है कि हीरो एक ऐसा मर्द है जिसके लिए औरत की बात समझना मुश्किल है। लेकिन ये बात इतनी बार दोहराई गई है कि आपको उदय ज्यादा सही लगने लगता है। इस फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जब आपको लगता है कि शायद और कुछ कहा जाएगा, कुछ और बोला जाएगा, पर सीन खत्म हो जाते हैं। आयुष्मान खुराना इससे पहले भी बेहद बोल्ड विषय और कहानियों की पर्दे पर उतार चुके हैं, चाहे समलैंगिक हो या फिर मर्दाना कमजोरी पर बनी फिल्म। आयुष्मान की सभी फिल्मों में कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का फैक्टर काफी हाई रहता है। शायद यही वजह है कि उनके द्वारा पिलाई जाने वाली बोल्ड विषय की घुट्टी दर्शकों को कड़वी नहीं लगती। लेकिन डॉक्टर जी में आपको पीठ पकड़कर हंसने वाले पल कम ही मिलेंगे। ये एक मेडिकल कॉमेडी ड्रामा है, पर इसमें मेडिकल और ड्रामा काफी ज्यादा हो गया है और शुरुआत में कॉमेडी गुमशुदा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ फिर भी हल्का है, पर सेकंड हाफ में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी भारी हो जाती है। आयुष्मान खुराना अपने किरदार में पूरी तरह फिट और जबरदस्त रहे हैं। अक्सर हमारी फिल्मों का हीरो गलत से गलत काम करके भी अपनी बैक स्टोरी में इमोशन का भरपूर ड्रामा रखता है, ताकि वो गलत होकर भी कभी गलत न लगे। पर स्क्रीन पर अपने किरदार में कमियों के साथ उसे हीरो बनाने और दर्शकों से जोड़ने की कला इस अभिनेता के पास अद्भुत है। सैफ अली शाह HOD के किरदार में जबरदस्त रही हैं। उनके डायलॉग, उनका अंदाज शानदार है। सैफ अली जब वो स्क्रीन पर आई हैं, तब स्क्रीन पर उनके अलावा आप किसी का होना महसूस नहीं कर पाएंगे। वहीं आयुष्मान की मां के किरदार में शिवा चड्ढा का किरदार मजेदार रहा। और आयुष्मान खुराना की एक और कमाल की बात कि वो बिल्कुल डॉक्टर उदय गुप्ता की तरह लगे हैं। आयुष्मान की खासियत यही है कि जब आप उन्हें पर्दे पर देखते हैं तो आप आयुष्मान को नहीं, उस किरदार को देखते हैं और महसूस करते हैं यहाँ भी कोई हीरोपंती नहीं है, कोई कूदफान नहीं है, सब रियल लगता है और आप उसे कनेक्ट करते हैं। सैफ अली शाह आयुष्मान की सीनियर बनी है और उन्हें देखकर यही लगता है कि वो सीनियर डॉक्टर ही हैं। उनका काम परफेक्ट है।
चेहरे पर शक्ति का भाव शेफाली ने अच्छे से दिखाया है। राकुल प्रीत सिंह भी डॉक्टर के किरदार में है और खूब जमी है। यहाँ लव स्टोरी का ट्रैक भी जरा अलग है तो राकुल का नया अंदाज भी दिख गया। शीबा चड्ढा आयुष्मान की मां के किरदार में है और उन्होंने गजब की एक्टिंग की है। क्या बड़ी उम्र की महिलाओं को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? इस सवाल को उन्होंने उठाया और बखूबी उठाया। वो फिल्म में एक अलग ही फ्लेवर डालती है और जब भी स्क्रीन पर आती है तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो डॉक्टर जी को अनुभूति कश्यप ने डायरेक्ट किया है। वो अनुराग कश्यप की बहन है। गैंग्स ऑफ वासेपुर और डीवीडी जैसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी है और डायरेक्टर के तौर पर उनकी ये पहली फिल्म है जो कि काबिले तारीफ है। आगे उनसे और अच्छी फिल्म की उम्मीद है। उन्होंने बिना ज्ञान दिए बात को मजेदार तरीके से कहने की कोशिश की है और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।